हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम अपना 10th वीडियो या अपनी 10th क्लास देखेंगे क्वेश्चन सीरीज़ की। तो हम आज अगेन 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक है असर्शन, एक है उसका रीज़न। ठीक है, इसे पढ़ते हैं और इसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं, हमें बताना होगा या इनमें से चूज़ करना होगा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन या सबसे सही कौन सा आंसर है। सो क्वेश्चन या जो स्टेटमेंट्स हैं वो हैं, देखिए असर्शन है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बाय ईच कंट्री आर क्रूशियल टू रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब कि पेरिस एग्रीमेंट के जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोस एमिशन है, मतलब हर एक कंट्री अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है लो एमिशन के लिए। ठीक है, तो वो एक लॉन्ग टर्म पे लो एमिशन करते रहें, कम एमिशंस करें, तभी ये पॉसिबल होगा, या ये इनफैक्ट बहुत क्रुशियल है। ये चीज़ें होंगी तभी हम पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर पाएंगे। और रीज़न दिया ऐसा क्यों, तो देखिए रीज़न है कि NDCs दैट इज़ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डिक्लेयर्ड बाय ईच कंट्री आर नॉट सफिशिएंट टू कीप द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर अप टू 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो NDCs हैं, जो कि आपको पता ही होगा पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हर कंट्री ने कुछ मतलब डिटरमाइन किया है कि हम इतने चीज़ करेंगे ग्लोबल एमिशंस को कम करने के लिए या इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली। सो वो जो हर कंट्री ने NDCs जो बताए हैं, डिक्लेयर किए हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अगर वो फुलफिल भी हो जाए तब भी वो इतने नहीं हैं सफिशिएंट कि वो जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है 2 डिग्री सेल्सियस तक रोक सके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी किया है। सो ये हुई बात, ये दोनों पॉइंट्स थे, स्टेटमेंट्स थे। तो क्वेश्चंस में अगेन वही बातें लिखी हुई हैं चारों ऑप्शंस में। दैट इज फर्स्ट है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट इज, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं दोनों ही बिल्कुल सही हैं, असर्शन भी और रीज़न भी। और ये जो रीज़न है वो बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ठीक है, दैट इज, ये जो असर्शन में स्टेटमेंट दी हुई है बेसिकली आप बहुत सिंपल से देखिए, इसी के आगे हाउ वाई या ऐसे कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए, या इसी ये जो असर्शन होता है ना इसके आगे बिकॉज लगा लीजिए। ठीक है, तो इस अगर आप ऐसे करके जब पढ़ेंगे ना कि देखिए, तो सेंस बन जाएगा। और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस ऐसे ही करने भी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, मतलब असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड इज ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। असर्शन सही है, रीज़न गलत है। और फोर्थ है असर्शन गलत है और रीज़न सही है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, तो वैसे आई थिंक जब स्टेटमेंट पढ़ी तभी आपको शायद क्लैरिटी हो गई हो, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने जैसे NDCs का कॉन्सेप्ट तो ठीक है कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमने अपने से डिक्लेयर किए हैं हर कंट्री ने। ठीक है, बट ये बताइए अगर हम अपने से कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कोई भी कंडीशन रख रहे हैं, तो हम वो अपने अकॉर्डिंग रखेंगे ना। जैसे कि इंडिया के भी जो भी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने जो भी उनके जो उन्होंने मतलब डिक्लेयर किए हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे, तो वो इस हिसाब से थोड़ी होगी कि हम इस टेम्परेचर को इतना ही रखना चाहते हैं हम इसलिए, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगी ना कि हमारे पॉसिबिलिटीज़, मतलब हमारे लिए क्या पॉसिबल है, हम कितना कर सकते हैं अपनी जो भी हमारी कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग। सिमिलरली हर कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ डिक्लेरेशन किए हैं, तो ये सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लो एमिशन डेवलपमेंट की जो स्ट्रैटेजीज़ है ना, हर कंट्री को चाहिए कि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए लो एमिशंस वाली जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उन्हें फॉलो किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये जो गोल है, जो बेसिक गोल है 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का, वो तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये जो असर्शन है वो भी सही है, जो रीज़न है वो भी सही है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ठीक है, मतलब रीज़न है वो उसका। तो इसलिए जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई होप कि आई एम क्लियर टू यू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोडालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। दैट इज, कुछ मोड्स दिए हैं जो कि हायर एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं। बताना है इनमें से कौन सा है जो कि एग्जाम्पल है,
मतलब एक तरह से वो इवोल्यूशन उसका हुआ है, वो इवॉल्व हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो पूरा एरा है उसमें। दैट इज़ इंडिपेंडेंस से पहले वो मोड नहीं था, एक तरह से आप कह सकते हैं, या इतना पॉपुलर नहीं था, बेसिकली था ही नहीं। सो देखिए 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ टीचर एजुकेशन, सेकंड इज़ टेक्निकल एजुकेशन, थर्ड इज़ लीगल एजुकेशन, या फोर्थ इज़ डिस्टेंस एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर होगा, देखिए टीचर एजुकेशन तो पहले भी था, है कि नहीं, टेक्निकल एजुकेशन भी ऑब्वियसली था, लीगल एजुकेशन तो कितने सारे लॉयर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, फ्रीडम फाइटर्स, तो ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल थी। जो नहीं था वो था डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इवॉल्व हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स इज 35, द स्मॉलेस्ट नंबर्स इज, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो देखिए दिया है कि 2 कंसेक्टिव नंबर्स हैं। कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, जैसे 1 है उसके बाद 2 है, तो ये दोनों कंसेक्टिव नंबर्स है। दैट इज एक कोई नंबर है उसके बाद का जो भी नंबर होगा x+1 वो होगा, वो दोनों एक दूसरे के कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर्स का के बीच का जो डिफरेंस है वो 35 है। दैट इज़ अगर हम एग्जांपल लें, जैसे 2 है वो नंबर और 3 है, ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर्स, दैट इज़ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सो 9 - 4, तो ये जो डिफरेंस है वो है 35। मतलब यहाँ पे कुछ और है, मैं सिर्फ क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये हो गया, आई थिंक क्लियर होगा। सो इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, दैट इज़ जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस 35 है, उनमें से छोटा वाला जो नंबर है वो कौन सा है। ऑप्शंस में दिया हुआ है, फर्स्ट है 14, देन 15, 16, 17। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको चाहिए, या आपको ये करना चाहिए कि आप ऑप्शंस के थ्रू अप्रोच करें क्वेश्चन को, जो कि बेटर वे होता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हैं। इवन आप बाकी टॉपिक्स भी कर सकते हैं, बट इन्हें तो ट्राई कर ही लीजिए। सो देखिए यहाँ पे हम ऑप्शंस के थ्रू ही डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। आपके पास कोई ट्रिक है तो आप उसे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 2 कंसेक्टिव नंबर्स, तो देखिए यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें देखिए स्मॉलर जो नंबर है दोनों में से वो हमें बताना है। तो ये जो ऑप्शंस में है ना, ये सभी छोटे वाले नंबर्स है, ठीक है। तो इसलिए 14 और 15 के बीच का है तो वो डिफरेंस हो, मतलब इनके स्क्वायर्स के बीच का, या 15 16 के स्क्वायर के बीच का हो, या 16 17, और 17 स्मॉलर नंबर है तो 17 या 18 के स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस हो। तो इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले इनका स्क्वायर जो भी होता है वो देख लें। तो देखिए 14 का स्क्वायर आपको पता है होगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14 × 14 होगा 196, देन 15 का तो होता है 225, ठीक है, 16 × 16 विल बी 256, देन 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें ऑब्वियसली 18 का भी निकालना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए वो स्मॉलर नंबर 17 है तो हमें डिफरेंस तो तब पता चलेगा ना जब हम 18 का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो जो 18 का स्क्वायर होता है वो होता है 324। तो अगर आपने इन पाँचों नंबर को एनालाइज कर लिया हो तो आप बता सकते हैं डिफरेंस किन के बीच में 35 का है। तो जो डिफरेंस है 35 का वो 324 - 289 के बीच में है, ठीक है, आप कर सकते हैं कैलकुलेट। ये है जो नंबर 324 वो है 18 का स्क्वायर, और जो 289 है वो है 17 का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 35। तो इसका मतलब जो 2 नंबर्स हैं वो हैं, एक है 17, दूसरा है 18। हमें स्मॉलर जो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर वो बताना है, तो वो है 17, करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 17। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है सैम्पलिंग से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। ये कुछ 5 हैं एग्जांपल्स या प्रोसीजर्स दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल है, ठीक है। फर्स्ट है सिस्टमिक सैम्पलिंग, देन कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, पर्पसेस सैम्पलिंग, या स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो करेक्ट आंसर्स हमें चूज करने इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन में फर्स्ट है A B and C, देन सेकंड है B C D ओनली, थर्ड है B D E एंड फोर्थ है C D and E ओनली। तो देखिए आप डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप सैम्पलिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो है आप उसे रेफ़र कर सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। यहाँ हम बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे, बस ये डिस्कस कर लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मेन डिफरेंस क्या है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी होती है एक तरह से, ठीक है, नाम से आप ये के समझ सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज कि
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में या जो भी उसके प्रोसेसेस होते हैं उसमें जो सैम्पल्स होते हैं उनमें प्रॉपर चांस होता है, रैंडमनेस होती है, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है बेसिकली। बट जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें उनमें जो सैम्पल्स होते हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं होता कि नॉन रैंडम हो, मतलब रैंडम हो, ठीक है, वो बेसिकली नॉन रैंडम होता है, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद अब हम इन पांचों जो प्रोसीजर्स हैं उनकी बात करें तो सिस्टमिक सैम्पलिंग, देखिए सिस्टमिक है, उसके बाद कोटा में कोटा वाइज, ठीक है। तो देखिए सिस्टमिक यस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल है, इसमें रैंडमनेस होगी, इसमें चांस है कि कोई भी इनमें से जो जैसे एग्जांपल हमने ले लिया उनमें से किसी को भी पिक किया जाए तो वो रैंडम होगा, ठीक है। उनमें कोई भी एज सच नॉन रैंडम की चीज़ जैसे कि मतलब बेसिकली उसमें प्रोबेबिलिटी होगी, पहले से फिक्स्ड नहीं होगा कि हमें यही चाहिए तो हम यही ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कोटा सैम्पलिंग में वो एक नॉन प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है। देन सी है स्ट्रैटिफाइड, तो स्ट्रैटिफाइड में आपको पता होगा स्ट्रेटास बेसिकली बनते हैं, तो उसमें भी जैसे स्ट्रेटा भले ही बने हो लेकिन आपको ये थोड़ी पता है कि इनमें से कौन सेलेक्ट होगा, उसमें भी प्रॉपर रैंडमनेस होती है, सबके पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का, ठीक है। तो इसलिए ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही एग्जाम्पल है। तो ए और सी जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल्स हैं, देन रेस्ट बाकी तीनों नॉन प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स होंगे। तो मोर डिटेल्स के लिए आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ बी, डी एंड ई ओनली। तो ये सब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, रिलेटेड है आईसीटी से। बट बिफोर दैट एक हमारा वीडियो था जो इस क्वेश्चन सीरीज का ही 5th या 6th आई गेस, उसमें एक क्वेश्चन था कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। वो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था। दो लिस्ट दिए हुए थे 1 और 2, हमें मैच द कॉलम करना था। एक यहाँ पे सिचुएशन दी हुई थी और सेकंड में हमें बताना था ये जो सिचुएशन है वो किस कम्युनिकेशन के अंडर आएगी, किसका एग्जाम्पल है। उसमें ही एक ऑप्शन था प्रेयर इन साइलेंस वाला, ठीक है। अगर आप साइलेंस में प्रे कर रहे हैं बेसिकली तो वो क्या है, देखिए पहली बात तो ये कि क्वेश्चन जो था वो एनटीए द्वारा कराया गया ही जो एग्ज़ाम था उसका ही क्वेश्चन था। तो जो ऑप्शन थे यहाँ पे वो इंटरपर्सनल ही था, इंट्रापर्सनल नहीं था, ठीक है, पहली बात। देन इंटरपर्सनल क्यों होगा, ठीक है, मान लीजिए इंट्रा भी होता तो भी इंटरपर्सनल ये जो ऑप्शन है वो क्यों होगा, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए होगा ऐसा कि आप भले ही साइलेंस में प्रे करें बट किसी और से प्रे करें, आप खुद से प्रे नहीं करते, ठीक है। इंट्रापर्सनल होता है खुद से बात करना, ठीक है। तो इस केस में आप जैसे आप चुपचाप भले ही साइलेंस में बैठे बट आप खुद में कुछ सोच रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, तो ये हो गया इंट्रापर्सनल। बट इन केस आप किसी और से प्रे कर रहे हैं, वो कोई गॉड हो या कोई यूनिवर्स हो, कोई भी हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि किसी एक अनदर, आप पर्सन तो मैं नहीं कह सकती बट हाँ कोई और है जिसे आप प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा, 100% होगा, ठीक है, कोई उसमें दो राय नहीं है। और अगर आपको इस वे में नहीं तो आपको, इसीलिए मैंने बाकी जो ऑप्शंस थे यहाँ पे उससे भी उसके थ्रू भी बताया था कि जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन दिया था उसमें ऑप्शंस में और दिया हुआ था ग्रे पॉइंट, तो ये सब तो नहीं होंगे ना साइलेंस में प्रेयर का एग्जांपल, तो इसलिए इंटरपर्सनल ही होगा, ठीक है। तो आप दोनों वे से समझ सकते हैं और यस ये इंटरपर्सनल ही होगा क्योंकि आप खुद से प्रे नहीं कर रहे हो। साइलेंस भले ही है, चुप हो, बट प्रे किसी और से कर रहे हो, प्रेयर किसी और के लिए किसी और से कर रहे हो। तो जब कोई और पर्सन या मतलब कोई और भी इन्वॉल्व है तो वो इंटरपर्सनल का ही एग्जाम्पल होगा। और ज़रूरी नहीं है 1-on-1 कम्युनिकेशन हो रही है आपकी किसी पर्सन से तभी वो इंटरपर्सनल हो, ठीक है। तो आई होप कि अभी क्लियर होगा। तो अब चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो ये बेसिकली आईसीटी का ही क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, सो देखिए उन्हें पढ़ते हैं। सो देखिए स्टेटमेंट 1 इज अ कंपनी वाइड नेटवर्क close to public access which uses internet type technology is called world wide web। एक नेटवर्क है बेसिकली जो कि कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी वाइड होता है, पब्लिक एक्सेस के लिए नहीं होता, मतलब उसका ओपन सोर्स या ओपन एक्सेस नहीं होता, क्लोज्ड होता है पब्लिक एक्सेस के लिए। और ये इंटरनेट टाइप ही एक कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है इसके लिए, ठीक है। तो वो ऐसा नेटवर्क जो है उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। स्टेटमेंट सेकंड है मॉडम इज़ अ डिवाइस दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर टेलीफोन लाइंस। मॉडम एक डिवाइस है जो कि इनेबल करती है कंप्यूटर को कि वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू कम्युनिकेट कर सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चंस मतलब ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो 4 ऑप्शंस अगेन। फर्स्ट है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सेकंड है कि दोनों ही गलत हैं, थर्ड है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, सेकंड गलत है, और जो फोर्थ है वो है फर्स्ट गलत है और जो सेकंड है वो सही है। तो बहुत ही सिंपल है या फिर आपको क्लियर होगा बेसिकली।
तो आई थिंक कि जब जब ये बोला मैंने कि पब्लिक एक्सेस के लिए क्लोज होता है, तभी ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए आपके माइंड में कि डब्ल्यू दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब जो है, क्या आपके लिए आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते? आप क्रोम पे कितने ही मतलब वेबसाइट्स एंटर करते होंगे, डब्ल्यू या आप यूज़ करते होंगे, अगर वो पब्लिक एक्सेस के लिए क्लोज होती, सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड होती, तो क्या आप उसे एक्सेस कर पाते? किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर ही नहीं सकते थे, ठीक है? तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल गलत है। देन सेकंड में येस मॉडम का हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है और जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। तो यस, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में इशू को बता सकते हैं। एल्स आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।